कैसे हैं आप लोग। थोड़ी सी जल्दी आ गई, कल थोड़ी लेट हो गई थी। आज मैंने कहा लाओ चलो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अभी शायद 3-4 मिनट हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम का मूल्यांकन। चलिए, जब तक 3-4 मिनट है कुछ और देख लेते हैं तब तक। सबको दिखाई दे रहा होगा, अगर ना दिखाई दे तो आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो हमारा नया टॉपिक रहेगा, आज नहीं, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो नया टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको बताया था। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन, वो हमारा स्टार्ट होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आज हमारा जो कल वाला टॉपिक है उसी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। हमारा कल का टॉपिक था अधिगम का मूल्यांकन। ये टॉपिक मैं पहले करा चुकी हूँ और इसी के क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। आई होप टाइम हमारा हो चुका होगा। 12 बजे से था, अभी 4 मिनट हैं, तो आ जाने दीजिए जो भी आ रहे हों 12 बजे तक, क्योंकि मैं पहले ही आ गई हूँ, थोड़ा सा 4-5 मिनट पहले। लास्ट हमारा टॉपिक था जो हमने फिनिश किया था, शिक्षण के स्तर, वो हमारा फिनिश हो गया था और काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया था। नहीं समझ आया हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। अभी 4-5 मिनट हैं, और अगर मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो उसमें वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर। ये इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी है। टॉपिक तो मैं करा देती हूँ, उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती है, तो तैयारी भी आपकी संग संग चलती रहे, इसके लिए ये क्वेश्चन आंसर जरूरी है देखना। आपको ये पता चलती रहेगी कि कितनी आपकी तैयारी हो रही है। कई बार लगता है अरे ये तो हमने कर लिया है, ये तो हमें आ जाएगा, ये तो हमारा याद है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आता है, और ऑप्शन इतने मिलते जुलते होते हैं कि ये लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसीलिए जब हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी हमें देख लेने चाहिए, है ना। चलिए, हो गया होगा टाइम स्टार्ट, चलिए देखते हैं। ये टॉपिक मैं करा चुकी थी पहले। 1 मिनट।
चलिए देखते हैं। ये भी, ये कल वाली बुक नहीं है, ये दूसरी बुक है और इसके भी क्वेश्चन आंसर मुझे सही लगे हैं। ये भी यूपी टेट की बुक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बुक संग के संग बताती जाऊँ, क्योंकि बाद में आप लोग पूछते हैं तो नहीं याद रहता है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पता नहीं क्यों इतना लूज हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। बी है इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। सी है, इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। और डी है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। याद रखिएगा, कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 राइट ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है डी, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, क्या कहलाता है? ये कल भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये क्वेश्चन आ जाता है और इसके ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, बी है निरीक्षण, सी है अवलोकन और डी है व्यापक मूल्यांकन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ये टॉपिक हर बार यही टॉपिक होते हैं, 1-2 टॉपिक कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, और जब टॉपिक वही है तो क्वेश्चन भी वही बन के आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हर बार आ जाते हैं, है ना? तो ये वही उसी तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए, कल जो मैंने बुक में से कराया था, जो दूसरी वाली बुक थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था और इसमें भी है, और ये अलग अलग साल की हैं ये बुक दोनों। तो ये कॉमन होते हैं कुछ क्वेश्चन जो हर बार आ जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है ए इसका राइट ऑप्शन है। देखिए, इस पे निशान लगा हुआ है पहले ही, कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ए है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिखाई दे रहा होगा सबको। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है,
इसके अंतर्गत चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वो नेट इश्यू था तो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, पता नहीं क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी शायद था, बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, मैंने देखे थे इसके भी देखे और कल वाली बुक के भी देखे थे, एक और बुक है उसमें से भी देखे थे, कई बुक है मेरे पास, तो उस बहुत क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं सारी बुक के नहीं कराऊंगी। जो मुझे लग रहा है कि ये आ जाते हैं और लगभग कई साल रिपीट हो रहे हैं, वो ही मैं ले रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन देखते हैं। ए है वे क्या सीखते हैं, बी है वे क्या सोचते हैं, सी वे कैसे सीखते हैं, और डी ये सभी। देखिए ये बहुत सरल सा है, आप बता भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं और वो कैसे सीखते हैं, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका डी वाला सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को रीड करिए, दोबारा समझिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, बी विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, सी छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, और डी निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। स्वागत है आपका मेरी लाइव क्लास में। वेलकम टू माय चैनल कल्पना कोर्सेज लर्निंग कॉर्नर।
क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है बी। बी इसका राइट ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। बी है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता को व्यापक मूल्यांकन, एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। सी है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। और डी है छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा सभी ने। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। बी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। सी अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। और डी बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन भी सी है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, दिखा रहा होगा सभी को। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? एक बार फिर रीड करें।
मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। बी, छात्रों के बीच की तुलना करना। सी, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना। और डी, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ए, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी परेशानी कैसी भी। देखिए, जब हमने ये सब किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये सब किए हुए, यूपी टेट वगैरह, तो लेकिन तब कोई गाइडेंस के लिए नहीं था मेरे पास। जो किया अपने आप किया, पेरेंट्स ने बताया, लेकिन दूर रहते हैं तो वो लोग भी ज़्यादा क्या बता पाएंगे फ़ोन पे, तो बताया ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी करना था, पहले मेरा डिसीजन था कि मुझे ये करना है, उसके बाद पूछा तो सपोर्ट मिला। लेकिन आप लोग के तब ऑनलाइन का भी इतना वो नहीं था कि ऑनलाइन हमें सब कुछ मिल जाए इतनी आसानी से, तो बहुत दिक्कतें आई थी। लेकिन अब के टाइम में तो ऑनलाइन पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप लोग को तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, आप लोग कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब करने भी वाली हूँ। मैं तो ये सोचती थी कि बस जितना पढ़ना है पढ़ लिया, उसके बाद तो घर में रोटी ही तोड़नी है, ये मेरी सोच थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा नहीं, मेरा मन ही किया अपने आप ही। और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प की, या जो भी आप कह सकते हैं, सपोर्ट किया कि नहीं, करना चाहिए, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो बस उन्हीं लोगों की वजह से। चलिए, चलते हैं, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आज की डेट में हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये लड़कियां सोचती हैं ना कि बस हमें क्या करना है, शादी होके चले जाएंगे, कुछ नहीं करना, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी है, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। सी है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। और डी है, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए जल्दी जल्दी से। ऐसे ही 1 घंटा हो जाता है और ज़्यादा हम देख नहीं पाते। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो मैं थोड़ा सा और कुछ बता दूं, लेकिन हो ही नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सी। सी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? ठीक है, ए है निरीक्षण, बी है प्रश्नावली, सी है जांच सूची और डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन देख लिए होंगे आप लोगों ने। कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। ये ध्यान रखा करिए, कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और नहीं देखते हैं और ना है देखते हैं। जो हमारा माइंड कहता है वो हम देखते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है डी। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है, तो निरीक्षण भी है, प्रश्नावली भी है और जांच सूची भी है। तो ये सभी, इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मानदंड है या हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ये युक्ति संगत है, बी ये विश्वसनीय होते हैं, सी ये तुलनीय होते हैं और ये उपरोक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन?
क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन डी है। डी इसका राइट ऑप्शन है। उपरोक्त सभी कैसे देखते हैं, ये युक्ति संगत भी होते हैं, ये विश्वसनीय भी होते हैं, ये तुलनीय भी होते हैं, तो ये तीनों ही होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पारंपरिक बहाय परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ऑप्शन देख लें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। बी है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। और सी है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। सॉरी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। क्वेश्चन रीड कर लिया होगा सभी ने। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पहला, देखते हैं। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। बी है इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। सी है इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। और डी है मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन। और नहीं बोल रहे थे पहनता है कितनी अच्छी लगती थी, अच्छी अच्छी शर्ट और नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है बी। बी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन देख लेते हैं। ए, छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्रों के कौशल। बी, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर। सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। और डी, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी। सी इसका राइट ऑप्शन है, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन रीड कर लिया, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। बी बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। सी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। और डी बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है सी शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। ठीक है, 14 का सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, सतत एवं मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर रीड करते हैं। सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों एवं भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? ऑप्शन है इसमें ए जांच सूची, बी प्रश्नावली, सी निरीक्षण और डी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी हिल गया था ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन, चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ए इसका राइट ऑप्शन है जांच सूची।
सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जांच सूची। तो ये वाला टॉपिक हमारा आज फिनिश हो गया है। अधिगम का मूल्यांकन ये हमारा फिनिश हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था, तो वही हम देखेंगे, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि जिससे आप जब कल क्लास में आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। वैसे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन जब अब हम दोबारा से इसे शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ये है कि पिछला आपको याद आ जाएगा, है ना। इसलिए ये हमारे क्वेश्चन फिनिश हो गए अभी, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कल से हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूंगी। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन है क्या? ये है क्या, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। वैसे समझाया हुआ है लेकिन फिर से एक बार समझा दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में, याद रखिएगा कि ये अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रमित अधिगम क्या है, तो अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम, ये अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है, ठीक है। और इस विधि के अनुसार जो छात्र होते हैं वो मतलब शिक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा छात्रों के अभिक्रमित अनुदेशन छात्र, मतलब हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा छात्रों की जो अनुक्रियाएं हैं उनकी जांच खुद छात्र कर सकते हैं। छात्र अपनी अनुक्रियाओं की जांच कर सकते हैं, किसके द्वारा? अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा, ठीक है। मतलब अभिक्रमित का क्या अर्थ है? अभिक्रमित का अर्थ पहले आप जानिए क्या होता है। अभिक्रमित का अर्थ किसी चीज को, किसी भी सामग्री को या किसी विषय वस्तु को क्रमबद्ध या योजनाबद्ध होना, करना। अभिक्रमित का अर्थ है क्रमबद्ध या योजनाबद्ध करना। मतलब ज्ञात के जो छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। समझ आ गई? जो ये विधि है अभिक्रमित अनुदेशन, जो ये विधि है, तो इसमें जो भी सिखाए जाने वाली जो भी सामग्री है उसे क्या किया जाता है कि एक तार्किक क्रम में छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं। उसमें इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि जो पहला फ्रेम होता है वो आने वाले, आगे जो फ्रेम आने वाले हैं उनका आधार होता है। ये समझ आ गई होगी। और जो इसका सिद्धांत है, अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत हैं, तो वो सिद्धांत है जैसे लघु पद का सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है सामग्री को, जो सिखाना है उसे, है ना। तो लघु पदों का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है,
तत्क्षण प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, है ना, कि छात्र अपनी ही अनुक्रियाओं के द्वारा अपनी ही जांच कर सकता है। ठीक है। स्वगति का सिद्धांत है, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत है, जैसे कि मैंने बताया कि खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं। लघु पदों का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है। ये आपकी समझ आ गई होगी। यहां तक आपकी समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। और जो इसका अधिगम, अधिगम का मतलब मैंने बताया है सीखना। ठीक है, किसी नई चीज को सीखना, व्यवहार में परिवर्तन आना, है ना, ये सब क्या है? अधिगम। अनुदेशन, अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन का मतलब क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है आज्ञा देना, ज्ञान देना, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी आज्ञा को या किसी भी ज्ञान को हम एक सुझाव के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनुदेश, अनुदेशन देना। और ये एक तरह से अनुदेशन क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। मतलब कह सकते हैं कि अनुदेशन एक प्रक्रिया है जो ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। क्या है अनुदेशन? एक प्रक्रिया है जो कि ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है। अनुदेशन तकनीकी जो कि मैंने आपको बताई थी, तो अनुदेशन तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र को एक तरह से एक जो उपहार दिया है। कौन सा उपहार? अभिक्रमित अध्ययन या अभिक्रमित अधिगम, है ना। ये उपहार जो दिया है, इसमें क्या, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? जिसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सीखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है। मैंने बताया ना, कोई भी सामग्री है उसे श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध या क्या बोलते हैं, अभी मैंने क्या बोला था आपको? क्रम से लगाना। ठीक है, तो ये आपकी समझ आ रहा होगा कि ये क्या होता है। और इसे अच्छे से आपको समझना है, तो ये टॉपिक मैं समझा चुकी हूँ। ये बस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो अब टॉपिक आएगा उसके लिए आपको ये पिछला समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग इसे कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ आएगी, इसलिए थोड़ा सा बस लेके चल रहे हैं। अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा छात्र को उनकी जो परिचित पृष्ठभूमि से एक नए और जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाया जाता है। मतलब ज्ञान के छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हुई होगी? अधिगम के बारे में भी बता चुकी हूं मैं। अधिगम सबको पता ही है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये जो इसका टॉपिक है अभिक्रमित अधिगम और अनुदेशन, पहले आपको ये तीनों शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, उसी के बाद आप नया टॉपिक समझ पाएंगे।
बार बार बोल रही हूँ कि ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये टॉपिक का जो शब्द हैं वो तो समझ आए कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद आगे हम चलेंगे, है ना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व कौन से थे? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, परिपक्वता, थकान, शारीरिक अपंगता, दोष या रोग, संवेदना या प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सब क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। उसके बाद जो विषय वस्तु से संबंधित कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, सीखे जाने वाले विषय सामग्री की मात्रा क्या है, कार्य की रोचकता एवं अरुचि, कार्य में कुछ भी रोचक नहीं लग रहा, अरुचि आ रही है, रुचि नहीं ले पा रहे छात्र, ये सब क्या है? प्रभावित करने वाले कारक ही हैं। सीखने की विधि कैसी है, भाषा कौन सी है, कठिन भाषा है तो भी नहीं आसानी से सीख पाएंगे, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम किस तरह से है, जो हमने दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज किया है वो किस तरह की है, विषय वस्तु की संरचना किस तरह से तैयार की गई है, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता हो रही है यानी, तो ये सब क्या है? ये सब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षक से संबंधित कारक भी होते हैं, जैसे विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, शिक्षक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षण की विधि किस तरह की है, मनोविज्ञान का ज्ञान है या नहीं, है ना। जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षक का जीवन दर्शन, अनुशासन किस तरह का है, पढ़ाने की इच्छा कैसी है, ये सब क्या है? ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वैसे ही अध्यापक का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत प्रभाव, पाठ योजना, वातावरण से संबंधित कारक होते हैं बहुत से, जैसे वंशानुक्रम है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण होता है, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, भौतिक कारण होते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, पारिवारिक वातावरण, है ना। ये सब क्या है? संपूर्ण परिस्थितियां किस तरह की हैं, ये सब इसके कारक होते हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, छात्र के अनुकूल होते हैं तो अधिगम अच्छे से होता है, और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से नहीं सीख पाते हैं छात्र। तो ये सारे क्या हैं? कारक। तो अभिक्रमित का मतलब आपकी समझ आ गया होगा, अधिगम का मतलब समझ आ गया होगा। अब अनुदेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा मेन टॉपिक चलेगा, अभिक्रमित अनुदेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, अगर मुझे लगेगा तो देखूंगी, नहीं तो इसके जो प्रकार हैं हमें वो देखने हैं, क्योंकि हमारे वो रह गए थे जो कि रेखीय, शाखीय और गणितीय, ये 3 प्रकार थे, ये हमारे रह गए थे। बाकी मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन करा दिया था। अब हम इसके 3 प्रकार देखेंगे, रेखीय, शाखीय और गणितीय। देखिए, प्रकार तो इसके 5 हैं, रेखीय, शाखीय, गणितीय, स्वनिर्देशित अभिक्रम और कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम। लेकिन जो जरूरी हैं वो 3 हैं, उनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं रेखीय, शाखीय और गणितीय। तो उसी के बारे में हम देखेंगे, और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हमारा टॉपिक यही रहेगा, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। अगर मुझे ज़रूरी लगेगा तो इसके बारे में बताऊंगी, नहीं तो हम इसके प्रकार देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।